प्रतिज्ञा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। अगर आप आरएस, पीसीआई, पटवार, कॉलेज कांस्टेबल, वनरक्षक, स्टेनोग्राफर या कनिष्ठ लेखाकार या फिर चतुर्थ श्रेणी राजस्थान की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों ये हमारी तीसरी क्लास होने वाली है। तीसरी क्लास होने वाली। अगर आपने पहले वाली 2 क्लासें नहीं देखे तो जाके चैनल पे देख लीजिए, मैंने अलग से प्ले लिस्ट बना दी है। अगर आपके सिलेबस में दैनिक विज्ञान लिखा आता है, सिलेबस में दैनिक विज्ञान है, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपके लिए दिशा 2020 की बुक का सोल्यूशन कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होने वाला है। तो हमारा पहला क्वेश्चन होने वाला है, तो मैं इसका चयन कर लेता हूँ। थर्म किसका यूनिट है? थर्म किसका यूनिट है भाई? किसका है? उष्मा का है। किसका है? उष्मा का है। थर्म किसका यूनिट है? थर्म उष्मा का यूनिट है भाई। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो व्याख्या पढ़ देते हैं अभी। थर्म प्रतीक चिन्ह है THM, THM। थर्म उसमें ऊर्जा का गैस SI मात्रक है। उसमें ऊर्जा थर्म क्या है? उसमें ऊर्जा का गैस SI मात्रक है। यह 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU के समतुल्य है। यह क्या है? 1,00,000 ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTU के समतुल्य है भी। फिर क्या? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? किसका नाम है? रेडियो एक्टिविटी का नाम है कि रेडियो एक्टिविटी थर्मिता का मात्रक है भी। क्यूरी है, क्यूरी किसका इकाई है भी? क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव द्रव्यता की इकाई है भी। रेडियो एक्टिव द्रव्यता की इकाई है भी क्यूरी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता की प्रमुख इकाई क्यूरी कहलाती है। रेडियो सक्रिय पदार्थ की वह मात्रा जो 3.7 विवर्तन प्रति सेकंड की दर से विकसित होती है, एक क्यूरी कहलाती है। मतलब एक क्यूरी बराबर की है 3.7 की घात 10 हो जाएगा भाई। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय CDRI कहाँ स्थित है? केंद्रीय ड्रग्स अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है अभी? कहाँ पे है? लखनऊ में अभी। कहाँ पे है? लखनऊ में। ठीक है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र फार्म कहाँ पे है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ पे है अभी? हिसार हरियाणा में है। कहाँ पे है? हिसार हरियाणा में। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म कहाँ स्थित है? हिसार हरियाणा में भी। भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान स्थित है कि भारत में केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है अभी? कहाँ पे? लखनऊ में भी। कहाँ पे? लखनऊ में। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ में स्थित है। ये देश का पहला औषधि शोध संस्थान है जिसे स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 17 फरवरी 1951 में स्थापित किया गया था। कब? 17 फरवरी 1951 में स्थापित किया गया था। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में भी। कहाँ पे है? केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पे है? लखनऊ में भी। फिर है केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे भी? कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में भी। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश यूपी में भी। कहाँ पे है? यूपी में। यूपी उत्तर प्रदेश में भी।
ठीक है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में इज्जत नगर बरेली में स्थित है। इज्जत नगर बरेली में स्थित है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा में भी। कि राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल हरियाणा में भी है। कहाँ पे? करनाल हरियाणा में है। डेयरी अनुसंधान संस्थान बोल देना, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? करनाल हरियाणा में भी। फिर की नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? कि बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? भाई किसने किया था? एल बीरो ने। किसने? एल बीरो ने। एल बीरो ने किया था। क्या बॉल पॉइंट पेन का आविष्कार किसने किया था? एल बीरो ने किया था भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? कि फाउंटेन पेन है वो फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर काम करता है भाई? किस सिद्धांत पर काम करता है? कोशिका क्रिया पर। कोशिका क्रिया पर। क्या फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? कोशिका क्रिया पर करता है भाई फाउंटेन पेन। गुरुत्व के सिद्धांत किसी द्रव के प्रवाह की क्षमता को ही केशिका क्रिया का नाम दिया गया है। फाउंटेन पेन को केशिका क्रिया के सिद्धांत पर ही काम करता है। क्या फाउंटेन पेन क्या है? केशिका क्रिया के सिद्धांत पर ही काम करता है भी। क्या फाउंटेन पेन है, फाउंटेन पेन क्या है? केशिका क्रिया के सिद्धांत पर ही काम करता है भी। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? किसने किया था? नरेंद्र कंपानी ने किया था। का ऑप्टिकल फाइबर होता है उसका आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कंपानी ने किया था भाई। ऑप्टिकल फाइबर एक लचीली पारदर्शी बेलनाकार नलिकाएं हैं जो कि विशुद्ध कांच सिलिका की बनी होती है, जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। वर्ष 1952 में भारत में जन्मे अमेरिकी भौतिकीविद नरेंद्र सिंह कंपानी द्वारा किए गए प्रयोगों के फलस्वरूप ही ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार हुआ है। तो ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरेंद्र कंपानी ने। किसने? नरेंद्र कंपानी ने किया था। नरेंद्र कंपानी ने किया था भी। फिर के एक्सरे करते हैं हम। एक्सरे करते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने। किसने? रोएंटजन ने की है एक्सरे की खोज की थी। एक्सरे एक्सरे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्ध्य 0.01 से 10 नैनोमीटर की रेंज में होती है। इसे रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं। इसे क्या है? एक्सरे को क्या है? रोएंटजन विकिरण भी कहते हैं, जो कि इसके अन्वेषक विलेम कॉनरेड रोएंटजन के नाम पर भी आधारित है। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोएंटजन ने की थी। किसने? रोएंटजन ने की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया था? कौन सी शाखा में अध्ययन किया था? एरोनॉटिकल में किया था। क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एपीजे अब्दुल कलाम ने आईआईटी मद्रास से अभियांत्रिकी की कौन सी शाखा में अध्ययन किया था? एरोनॉटिकल में किया था भी। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था भाई? 1930 में। सर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? 1930 में। कि निम्न में से एक विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी था? कि विश्वविख्यात जो विश्व में प्रसिद्ध था कौन सा है? डॉक्टर सलीम अली क्या है? विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी था भी। डॉक्टर सलीम अली क्या है? किसे संबंधित है? विश्वविख्यात पक्षी विज्ञानी से संबंधित है भी।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे बारक BARC भी कहा जाता है, कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है भी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है भी। चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई थी? चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई थी? संस्कृत भाषा में। चरक संहिता किस भाषा में लिखी गई थी? कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। ठीक है, धन्वंतरी आश्रम पर किसने चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया था? धन्वंतरी आश्रम पर किसने चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया था? किसने प्राप्त किया? सुश्रुत ने धन्वंतरी आश्रम पर क्या चिकित्सीय ज्ञान प्राप्त किया था भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। शल्य चिकित्सा यंत्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले थे। शल्य चिकित्सा में जो उपकरण होते हैं, शल्य चिकित्सा यंत्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले कौन थे भी? सुश्रुत थे भी। कौन थे? शैव और शल्य चिकित्सा के यंत्रों का ज्ञान प्रदान करने वाले कौन थे? सुश्रुत थे भी। फिर क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। पीत, कफ एवं वात धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? पीत, कफ, वात धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? चरक द्वारा। पीत हो या कफ हो या वात हो या धारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? चरक द्वारा प्रस्तुत की गई थी भी। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो भी, जल्दी भी सब्सक्राइब कर दो आप, और वीडियो को लाइक भी कर दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह चिकित्सक जिसने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया है। वह चिकित्सक जिसने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, किसने बताया भी? चरक ने बताया भी। वह चिकित्सक जिसने हृदय को क्या शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया, कौन से? चरक ने बताया भी। चरक ने बताया है। ठीक है, चरक शब्द का अर्थ क्या है भी? चरक शब्द कितनी देर हम चरक पढ़ रहे हैं, उसका शब्द क्या है? चलना है। चरक का मतलब क्या है? चरक का मतलब क्या है? चरक का अर्थ क्या है? चलना है। क्या है? चलना है। कि सीवी रमन का जन्म किस प्रांत में हुआ था? प्रांत मतलब राज्य में। किस राज्य में हुआ था? सीवी रमन का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था भी। तमिलनाडु में हुआ था। कि सीवी रमन का जन्म किस प्रांत में हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था भी। वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले थे। कौन थे भी? कि वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे भी? कौन थे? सीवी रमन थे। कि वाद्य यंत्रों के ध्वनिक गुणों की खोज कर भौतिक सिद्धांत प्रतिपादित करने वाले कौन थे? सीवी रमन थे भी। पारसी परिवार में जन्मे वे टाटा परिवार से संबंधित वैज्ञानिक थे। कि पारसी परिवार में जन्मे टाटा परिवार से संबंधित कौन थे? होमी जहांगीर भामा थे। कि पारसी परिवार में जन्मे और टाटा परिवार से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? होमी जहांगीर भामा है भी। कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया हुआ है? कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ है? तारापुर में स्थापित हुआ है अभी। कि भारत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित हुआ है? तारापुर में स्थापित हुआ है अभी। कि भारत के महान खगोल वैज्ञानिक थे। कि भारत के महान खगोल वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर मेघनाथ साहा थे। कि भारत के महान खगोल वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर मेघनाथ साहा थे। कि भारत के महान खगोल वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर मेघनाथ साहा के भारत के महान खगोल वैज्ञानिक थे।
तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? तो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे। तो बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स का कार्य प्रारंभ करने वाले कौन थे? प्रफुल्ल चंद्र रॉय थे भी। पुष्पों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वर्गीकरण कराने में किसे सहायता मिली है? तो पुष्पों के विभिन्न भागों को कृत्रिम पोषण द्वारा वर्गीकरण कराने में किसे सहायता मिली भी? पंचानन माहेश्वरी को। तो पुष्पों के विभिन्न भाग है को कृत्रिम पोषण द्वारा वर्गीकरण कराने में किसे सहायता मिली है भी? पंचानन माहेश्वरी को सहायता मिली है भी। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य के निर्माण में अहम भूमिका किसकी रही थी? डॉक्टर सलीम अली की रही थी। तो भरतपुर पक्षी अभयारण्य के निर्माण में अहम भूमिका किसकी रही थी? डॉक्टर सलीम अली की रही थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप के आविष्कारक है कौन है भी? जेड जॉनसन है। क्या सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप के आविष्कार कौन है? जेड जॉनसन है भी। रडार का आविष्कार किसने किया था भी? रोबोट वाटसन वाट ने। रडार का आविष्कार किसने किया था? रोबोट वाटसन वाट ने किया था भी। रडार होती है, आपने रडार देखा ही होगा। रोबोट वाटसन वाट ने इसका आविष्कार किया था भी। फिर इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। राडार वस्तु का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूक्ष्म तरंगी का उपयोग करती है। रडार मूलतः एक संक्षिप्त रूप है जिसका प्रयोग अमेरिका की नौसेना ने वर्ष 1940 में रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के लिए किया था। अमेरिकी इंजीनियरों A.H. टेलर तथा लियो सी यंग को रडार के विकास की प्रक्रिया में उनके द्वारा किए गए प्रारंभिक कार्यों के लिए जाना जाता है। रडार के आविष्कार का श्रेय सर रोबोट वाटसन वॉट को दिया जाता है। रडार के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? सर रोबोट वाटसन वॉट को दिया जाता है भी। लेजर का आविष्कार किसने किया था भी? T.H. मेमेन ने। लेजर देखते हो, लेजर का आविष्कार किसने किया था? T.H. मेमेन ने किया था भी। आजकल ऑपरेशन लगभग लेजर लाइट से ही होता है। थियोडोर मेमेन ने लेजर का आविष्कार किया था। इसका विस्तारित अर्थ होता है उद्दीप्त उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का संवर्धन। तो उत्सर्जन प्रक्रिया द्वारा प्रकाश तरंगों का संवर्धन। इसका उपयोग संचार, सूचना तकनीक, दूरी और समय मापन, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है भी। तो लेजर का उपयोग किया है सूचना संचार तकनीक, दूरी, समय मापन, होलोग्राफी तथा औद्योगिक क्षेत्रों में किया जाता है भी। वायुयान हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था भी? वायुयान का आविष्कार किसने किया था भी? आरविल राइट एड विलिबर राइट ने। का हवाई जहाज देखते हैं, हवाई जहाज में आपने बैठे भी होगे। उसका आविष्कार किसने किया था? आरविले राइट एंड विलिबर राइट ने। आरविले राइट एंड विलिबर राइट ने क्या हवाई जहाज का आविष्कार किया था भाई। वायुयान का आविष्कार किसने किया था? आरविले राइट एंड विलिबर राइट ने किया था। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। ओयो निवासी राइट बंधुओं आरविले एवं विलिबर ने वायुयान का आविष्कार किया था। इनके द्वारा निर्मित प्रथम वायुयान फ्लाई और द राइट प्लेयर
की पहली उड़ान 17 दिसंबर 1903 को नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में हुई थी। 17 दिसंबर 1903 को नॉर्थ कैरोलिना अमेरिका में इसकी पहली उड़ान हुई थी। वायुयान का आविष्कार किसने किया था अभी? आर्विले और विलिबर ने किया था। आर्विले और विलिबर ने किया था अभी। क्या पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या पेनिसिलिन की खोज की थी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पेनिसिलिन की खोज का श्रेय 1928 में स्कॉटिश वैज्ञानिक एवं नोबेल पुरस्कार विजेता अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है। कि पेनिसिलिन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को दिया जाता है अभी। ये मैंने पहले भी आपको करा दिया अभी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन है, मोबाइल फोन पूछ लेते हैं, पहले टेलीफोन होता था। इसका आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया टेलीफोन का आविष्कार किया था अभी। प्रथम प्रायोगिक टेलीफोन के आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। इन्होंने वर्ष 1876 में टेलीफोन के लिए प्रथम यूएस पेटेंट प्राप्त किया था। कि प्रथम प्रायोगिक टेलीफोन के आविष्कार कौन है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? यदि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी एक चौथाई कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? किस बात की होगी भी? हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी भी। इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं एक बार। यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी एक चौथाई कम कर दी जाए तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाएगी। फलतः पृथ्वी पर 365.25 दिन का होने वाला वर्ष छोटा हो जाएगा। चूंकि पृथ्वी की कक्षा छोटी हो जाने पर वह सूर्य से वर्तमान दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर से कम दूरी पर होगी, इसलिए पृथ्वी की गति बढ़ जाएगी। यही कारण है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों के परिभ्रमण गति घटती जाती है अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का क्या कारण है? कि वर्षा ऋतु तो बरसात होती है तो लकड़ी के दरवाजे वो खुल जाते हैं, तो क्या होती है? नमी का अवशोषण कर लेते हुए अंतः अवशोषण होता है उनमें। क्या अंतः अवशोषण होता है? कि वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का क्या करना है? अंतः अवशोषण होता है। नमी को अवशोषित करके वे क्या फूल जाते हैं। वर्षा ऋतु में वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान हो रहती है। कि वर्षा ऋतु में के वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता विद्यमान रहती है। के सायंकाल में, शाम के समय नहीं सर्वाधिक आर्द्रता होती है अभी। सर्वाधिक आर्द्रता कब होती है? सायंकाल में होती है अभी। क्या पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच पैमाना होता, पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? एसपीएल सोरेनसन ने की थी। एसपीएल सोरेनसन ने की थी। पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? एसपीएल सोरेनसन ने की थी भी। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती के ऊपर चढ़ाने का क्या कारण है? कि बत्ती वाले स्टोव होते हैं ना, बत्ती वाले पहले स्टोव होते थे जिसमें केरोसिन डाला जाता कि बत्ती में ऊपर चढ़ने का, केरोसिन के ऊपर, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? क्या कारण है अभी? फर्स्ट तनाव है अभी। ये बत्ती वाला स्टोव होता है, इसमें केरोसिन है, इसलिए यहाँ पे केरोसिन है। तो इसके केरोसिन के ऊपर चढ़ने का क्या कारण है अभी? केरोसिन है जो ऊपर चढ़ता है,
क्या कारण है? पृष्ठ तनाव कारण, पृष्ठ तनाव के कारण चढ़ता है भी। पृष्ठ तनाव, प्रत्येक द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ अपने पर विद्यमान तनाव के कारण सिकुड़कर न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करने की प्रवृत्ति प्रदर्शित करता है। इस तनाव को पृष्ठ तनाव कहते हैं। अर्थात द्रव की सतह पर इकाई लंबाई की रेखा पर लगने वाला भी लंबवत बल द्रव का पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव के कारण क्या है? केरोसिन है वो बत्ती में ऊपर चढ़ता है भी पृष्ठ तनाव के कारण। दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के व्यवहारिक उदाहरण, दैनिक जीवन में पृष्ठ तनाव के व्यवहारिक उदाहरण जैसे कांच की नली है, कांच की नली में नली के सिरों का बर्नर की ज्वाला में गर्म होने पर गोल होना। कि कांच की नली के सिरों का बर्नर की ज्वाला में गर्म होने पर गोल होना। जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, कि जल पर आप कपूर के टुकड़ों छोड़ते हो ना तो वो ऐसे नाचता है, उसे उछलता रहता है भी पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है भी। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के गोल के अधिक बड़े बुलबुले का बनना। साधारण जल की अपेक्षा साबुन के गोल है नहीं, साबुन के गोल के अधिक बड़े बड़े बुलबुले बनते हुए। वैसे साधारण पानी के बुलबुले बनते हुए लेकिन वो छोटे होते हैं, लेकिन साबुन के गोल के बुलबुले वो अधिक बड़े बड़े होते हैं भी। पारे की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी होना। कि पारे की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी होना भी। फुहारने से ठंडक उत्पन्न होना। द्रव बूंदों की गोलीय आकृति, सुई का जल पर तैरना, सुई होती है उसका जल पर तैरना। साबुन का अपमार्जक की शोधन क्रिया, केशिकीय क्रिया, शीशे के छर्रे बनाना। गरम सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गरम द्रव का पृष्ठ तनाव कम होता है। गरम सूप पिया होगा आपने, वो क्या गर्म होता तभी अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता भी, अतः वह जीभ के ऊपर सभी भागों में अच्छा तरह फैल जाता है भी। कांच की दो प्लेटों के मध्य किसी द्रव की फिल्म स्थित है। इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है, जिसका कारण है पृष्ठ तनाव है भी। कि कांच की दो प्लेटें भी के मध्य किसी द्रव की फिल्म स्थित है। इन प्लेटों को एक दूसरे से पृथक करना कठिन होता है क्योंकि इसके मध्य क्या है? जिसका कारण है पृष्ठ तनाव है। जिसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का कारण है, किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है अभी? क्या कारण है? अणुओं के मध्य सहसंजक बल है भी। अणुओं के मध्य क्या है? सहसंजक बल है। कि किसी द्रव के पृष्ठ का तनाव का कारण क्या है? अणुओं के मध्य क्या है? सहसंजक बल है भी। किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण यह है कि उनके अणुओं के मध्य सहसंजक बल कार्य करता है। कि किसी द्रव में पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? उनके अणुओं के मध्य सहसंजक बल कार्य करता है। एक पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। कि एक पदार्थ के अणुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल क्या है? सहसंजक बल कहलाता है। जिन द्रवों के अणुओं के बीच कार्यकारी सहसंजक बल अधिक होता है वे बर्तन की दीवार को गीला नहीं करते, जैसे पारा। कि वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? कि वर्षा की बूंद होती है, जो वर्षा की बूंद होता है उनका गोलाकार आकार किस कारण से होता है? पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है भी। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार होता है क्योंकि द्रव का संस्तर पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। अतः वर्षा की बूंद तथा पारे के कण गोलाकार होते हैं। वर्षा की बूंद और पारा होता है जो कि गोलाकार होता है भी।
कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। कि पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश होते हैं, शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? भी पृष्ठ तनाव है। भी कि शेविंग ब्रश देखा हो अपना, जो पानी से निकालते थे उसके बाल के ब्रश के चिपक जाते हैं। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। कि पृष्ठ तनाव के कारण ही पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि पानी के अणुओं के बीच सहसंजक बल कार्य करता है। क्योंकि पानी के अणुओं के बीच की कौन सा बल कार्य करता है? सहसंजक बल कार्य करता है। कि पानी है, पानी के अणुओं के बीच कौन सा बल कार्य करता है? सहसंजक बल कार्य करता है। एक केस नली में एक जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? क्या कारण है? तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा है। तरल होता है, तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज्यादा होता है। कि बाहरीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार ही कि बाहरीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार हो जाएगा। कि बाहरीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या है? अधिक लंबा हो जाएगा। भी कि बाहरीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार क्या है? अधिक लंबा हो जाएगा। भी तो व्याख्या देख लेते हैं। भी केशिकतव केशिकीय केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को केशिकतव कहते हैं। क्या? केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटनाओं क्या है? केशिकतव कहते हैं। ये घटना पृष्ठ तनाव के कारण होती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने व नीचे उतरने की घटना को केशिकतव कहते हैं। दैनिक जीवन में केशिकतव के कुछ व्यवहारिक उदाहरण है। भी देखते हैं केशिकतव क्या उदाहरण है। पौधे व पेड़ों के तनों में जल उतरना। ये पौधा हो गया। भाई पौधों में ये पानी हो गया, नीचे पौधों में, नीचे जड़ों में पानी होता है, पानी का ऊपर चढ़ना। पौधों या पेड़ों में तनों तनों में क्या है? जल का ऊपर चढ़ना। तनों से होकर जाता है जल का ऊपर चढ़ना। भी कैसे तो के कारण ही होता है। भी स्टोव व लालटेन में मिट्टी का तेल तथा मोमबत्ती में मोम का चढ़ना। भी तौलिए के एक सिरे को बाल्टी के भीतर डालने से पूरी तौलिया बिक जाता। भी ये बाल्टी है, ये तौलिया हो गया, ये तौलिया हो गया। आप तौलिया इतना भिगोकर पानी में रखोगे ना तो बाल्टी खाली हो जाएगी। ऐसे करोगे ना, ये तौलिया बाहर छोड़ोगे इतना भिगोकर, तो सारा बाल्टी का पानी क्या है? बाहर आ जाएगा। भी तो किसके कारण होता है? केशिकतव के कारण होते हैं, क्योंकि तौलिए में छोटे छोटे रेसे होते हैं, उन रेसों से जल के बाहर आ जाएगा, पूरा तौलिया बिक जाएगा। या कॉफी पाउडर का शीघ्र जल में घुलना। कॉफी पाउडर होता है वो शीघ्र क्या है? जल में घुल जाता है। पेन की निब द्वारा स्याही सोखने की का कार्य। भी किसान का वर्षा होने पर खेत का जोतना, ताकि मिट्टी में बने केश नलियां टूट जाए, जिससे नीचे नमी बने रहे। जल युक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या है? वही रहेगा। तो पानी का स्तर क्या है? वही रहेगा। क्या जलयुक्त गिलास है, जलयुक्त गिलास में तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा जब पिघलता है तो पानी का स्तर क्या है? वही रहेगा। भी कि बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि उसका घनत्व पानी से कम होता है। भी कि बर्फ के पानी पर क्यों तैरता है? भी क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। क्योंकि बर्फ का घनत्व क्या पानी से कम होता है, इसलिए क्या बर्फ का डला भी पानी पर तैरता है। भी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुले को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? यदि साबुन है, साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या होगा? अभी छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। भी छोटा बुलबुला है वो और छोटा हो जाएगा, बड़ा है जो और वो बड़ा हो जाएगा। भी
पत्तियां हैं, जो पेड़ पौधों की पत्तियां क्यों हरी दिखती है अभी, क्यों हरी दिखती है? क्योंकि हरे वर्ण का प्रतिबिंब एवं बचे वर्णों का अवशोषण होता भी, क्योंकि हरे वर्ण का प्रतिबिंब बनता है और बचे हुए वर्णों का अवशोषण होता है भी, इसलिए पत्तियां हमें हरी दिखती है अभी। यह हरे रंग को परावर्तित करती है, तो पत्तियां के हरे रंग को परावर्तित करती है जब और बाकी रंगों को अवशोषित कर लेती है, इसलिए हमें हरी दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त पत्तियों में एक रसायन पाया जाता है जो कि इनकी भोजन बनाने में सहायता करता है, वह क्लोरोफिल है, जिसके कारण इनका रंग हरा होता है। कि पत्तियों का क्लोरोफिल के कारण क्या है, इनका रंग भी हरा होता है भी, जिसके कारण क्लोरोफिल के कारण होता है। और पत्तियां में हरी क्यों दिखती है? क्योंकि हरी का प्रतिबिंब बनता है और बचे हुए रंगों का क्या है, अवशोषण हो जाता है भी। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है भी? जब पानी है, पानी में क्या है, नमक मिलाते हैं, जब पानी में क्या है, नमक मिलाते हैं तो कौन सा परिवर्तन होता है भी? तो क्या है, कथानक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है भी। क्या है, कथानक घटता है और जमाव बिंदु बढ़ता है भी। दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है? दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है भी? अपकेंद्रण का उपयोग होता है भी। कि भौतिकी दही को भिगोकर मक्खन निकालने की विधि में किस भौतिकी का उपयोग होता है भी? अपकेंद्रण का उपयोग होता है भी। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल एक छद्म या काल्पनिक बल है जो वृत्तीय मार्ग पर घूमती हुई वस्तु के सापेक्ष स्थित प्रेक्षक को उस वस्तु पर केंद्र से परे लगता हुआ प्रतीत होता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि इस सिद्धांत पर काम करते हुए। कपड़ा सुखाने की मशीन हुई, जो वॉशिंग मशीन हुई, और दूध से मक्खन निकालने की मशीन होगी, क्या अपकेंद्रीय बल पर ही कार्य करती है भी। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह क्या भीतर की ओर झुकता है भी। तो क्या भीतर की ओर झुकता है। कोई साइकिल सवार है, किसी मोड़ से घूमता है तो क्या भीतर की ओर झुक जाता है, ऐसे घूमता है तो क्या इधर की ओर हो जाता है भी। कोई साइकिल सवार है, किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या भीतर की ओर झुक जाता है भी। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यदि कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पे घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है तथा अपनी गति कम कर लेता है, जिससे वह अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय मतलब केंद्र की ओर लगने वाला बल कौन सा है, अभिकेंद्रीय बल होता है, से अपने भार को संतुलित कर सके और गिरने से बचे। अभिकेंद्रीय बल की दिशा केंद्र की ओर होती है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा क्या है, केंद्र की ओर होती है, और ये mv/r के बराबर होता है, जहाँ m द्रव्यमान, m क्या है द्रव्यमान, और v वेग, और r त्रिज्या होती है। m क्या है, m द्रव्यमान होता है, v वेग होता है, और r त्रिज्या होती है। कि दैनिक जीवन में अभिकेंद्रीय बल के व्यवहारिक उदाहरण है भी। कि दैनिक जीवन में अभिकेंद्रीय बल जो केंद्र की ओर लगने वाला बल होता है, उनके उदाहरण देख लो। अब पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगना, जो हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, ये सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाती है अभी। कि साइकिल सवार अपने साइकिल को मोड़ते समय अपने शरीर को साइकिल सहित मोड़ के केंद्र की ओर झुक लेता है। मतलब ये साइकिल सवार है कोई बंदा, ये साइकिल सवार है, ये से मोड़ आ गया ना, तो ये साइकिल सवार है, ऐसे जा रहा है, तो ये मोड़ पर है, केंद्र की ओर झुक जाएगा भी, केंद्र की ओर झुक जाएगा, फिर साइकिल मोड़ेगा, जिससे गिरने का खतरा कम हो जाता है भी। मोड़ पर सड़कों व रेल की पटरी में ढलाव इसी कारण रखा जाता है। कि मोड़ होते हैं, मोड़ पर सड़कों व रेल की पटरी का ढलाव इसी कारण रखा जाता है भी। जब कोई कार सड़क के मोड़ पर पहुंचती है तो उसे मोड़ने के लिए अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। कार को यह बल उसके टायरों एवं सड़क के बीच विद्यमान घर्षण बल से मिलता है। कीचड़ वाली सड़क पर तेजी से चलती हुई साइकिल या मोटर के पहियों से चिपटे कीचड़ के कण ऊपर की ओर
स्पर्श रेखा की दिशा में फेंक दिए जाते हैं, इसलिए पहियों पर मडगार्ड लगाए जाते हैं अभी। आपने मडगार्ड देखा है, क्योंकि पहियों से क्या है, रेत व कीचड़ होता है ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है, अभी केंद्रीय बल की ओर फेंक दिया जाता है अभी। कि वायुमंडल में बादलों को तैरने का कारण है उनका कम है। कि वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका कम घनत्व या श्यानता होती है भी, उनका कम घनत्व श्यानता होती है। कि वायुमंडल में बादल तैरते रहते हैं, इनका कारण क्या है भी, उनका कम घनत्व और श्यानता होती है भी। श्यानता द्रव का वह गुण जिसके कारण द्रव अपनी भिन्न भिन्न परतों में होने वाली अपेक्षित गति का विरोध करता है, श्यानता कहलाता है भी। श्यानता द्रवों के बहने की क्षमता का मापक है। कुछ द्रव धीरे धीरे बहते हैं जैसे ग्लिसरॉल तेल आदि, और कुछ अन्य बड़ी तेजी से बहते हैं जैसे जल एल्कोहल आदि। दैनिक जीवन में कोई व्यवहारिक एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। दैनिक जीवन में श्यानता के व्यवहारिक उदाहरण। बादल की वायु की श्यानता के कारण बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं। कि बादल के वायु की श्यानता के कारण के बहुत धीरे धीरे नीचे आ जाते हैं तथा वे आकाश में ही तैरते हुए प्रतीत होते हैं भी। हम देखते हैं बादल चलते हुए हमें दिखाई देते हैं भी। यदि हम जल व शहद को कीप में अलग अलग डालें तो वह बहुत शीघ्र ही कीप के छेद में से होकर बाहर निकल जाता है, परंतु शहद बहुत देर में निकल पाता है भी, क्योंकि शहद में जल की अपेक्षा अधिक श्यानता होती है। आप देखना, शहद वाले शीशे को मुंदी कर लेना एक बार, तो शहद के धीरे धीरे आएगा। पानी वाली की बोतल को मुंदी करोगे पानी एकदम आ जाएगा भी, क्योंकि ये श्यानता के कारण ही होता है भी। अगर एक कमरे में एक चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा भाई। क्या एक कमरे में चालू रेफ्रिजरेटर के दरवाजे खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा। क्या होगा अभी, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। कमरा क्या धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस क्रिया द्वारा पहुंचता है भी, विकिरण द्वारा पहुंचता है। विकिरण द्वारा कम से कम 8 सेकंड में पहुंच जाता है। सूर्य का ताप पृथ्वी तक किस प्रक्रिया द्वारा पहुंचता है भी, विकिरण द्वारा पहुंचता है। पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है। क्या पानी है, पानी में बर्फ का, ये पानी है, ये पानी की सतह है, ये बर्फ का गोला है। तो पानी में बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से बाहर रहता है, कितना भाग है, 1/10 भाग, 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है भी। तो बर्फ का आयतन पानी से ज़्यादा, तो बर्फ का आयतन के पानी से ज़्यादा होता है, इसलिए ये पानी पर तैरती रहती है। तैरते वक्त लगभग बर्फ का 1/10 भाग पानी से बाहर रहता है। प्याले में रखी बर्फ के पिघलने पर प्याले के पानी के तल पर कोई फर्क नहीं पड़ता भी। यदि बर्फ के दो टुकड़ों को एक साथ मिला दें तो वो एक साथ चिपक जाते हैं और बर्फ में नमक मिलाने पर इसका गलनांक बढ़ जाता है भी। इसे रिफ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं, जिसका उपयोग आइसक्रीम विक्रेता करते हैं। यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो बर्फ देर से जमती है भी। यदि पानी में क्या नमक मिला दिया जाए तो बर्फ क्या देर से जमती है भी। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि गर्मियों में क्या सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं क्योंकि क्या ये क्या ऊष्मा को अवशोषित नहीं करते भी। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को क्या अवशोषित कर नहीं करते। बल्कि ब्लैक रंग होता है ना, काला कपड़ा होता है काला, वो उस ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है, वो गर्म हो जाता है भी, जिससे हमें गर्मी ज़्यादा लगती है अभी। सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं जिसके कारण ये सफ़ेद कपड़े धूप से राहत पहुंचाते हैं। इसी कारण गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहने जाते हैं अभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि क्यों पकता है भी कि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है भी। पानी का क्वथनांक क्या है, बढ़ जाता है। कि प्रेशर कुकर होता है, प्रेशर कुकर में क्या है, भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है भी। इसकी व्याख्या देख लेते हैं एक बार। प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक क्या है, क्वथनांक दाब अधिक होने तक बढ़ जाता है। अधिक ऊंचे ताप पर उबलने के कारण वह खाद्य सामग्री को अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, जिससे भोजन शीघ्र ही पक जाता है। दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही है चैनल को यार सब्सक्राइब कर दो। मैंने अभी तक कुछ बोला नहीं है यार आपको यार, तो आपका भी फर्ज बनता है चैनल को सब्सक्राइब करना यार, और लाइक शेयर भी कर दो यार जल्दी से। लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो, और सब्सक्राइब तो करना ही है, आपको पता ही है सब्सक्राइब तो करना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन कि साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका कारण क्या है? कि साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या करना है? क्या करना है? विभूतीकरण है। इसका कारण क्या है? विभूतीकरण है। कि साबुन के बुलबुले पर क्या है? साबुन के बुलबुलों पर सफेद प्रकाश डालने से रंगों के दिखाई होने के पीछे विभक्तीकरण का सिद्धांत है। जब सफेद प्रकाश की किरणें साबुन के बुलबुले पर पड़ती है तो उनकी बाहरी और भीतरी दोनों सतहों से किरणों परावर्तित होकर प्रेक्षक की आंखों की ओर लौटती है। दोनों सतहों से आंखों तक पहुंचने वाले प्रकाश के तरंग समूह की कलाओं में सूक्ष्म अंतर होने के कारण व्यक्तीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप के रंग दिखाई देते हैं अभी। इसलिए क्या साबुन के बुलबुलों पर सफेद प्रकाश डालोगे ना तो उनमें रंगीन दिखाई देती है अभी। किसके कारण? व्यक्तीकरण के कारण दिखाई देती है। कि जब किसी तालाब के साथ जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों भी होती है। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। जब किसी तालाब के साथ जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। यदि किसी शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो जहां पर पत्थर गिरता है उस स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण उत्पन्न तरंग को गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में अनुदैर्ध्य तथा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में लंबवत अनुप्रस्थ होती है भी। यदि कि शांत जल में कोई पत्थर का टुकड़ा फेंका जाए तो पत्थर गिरता है उस स्थान पर विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। इसी कारण उत्पन्न तरंग को गति की दिशा में माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में अनुदैर्ध्य तथा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा में क्या लंबवत अनुप्रस्थ होती है भी। लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? लोहे की कील है वो पारे में क्यों तैरती है जबकि पानी में डूब जाती है भी? क्योंकि लोहे का घनत्व पानी से अधिक है तथा पारे का कम होता है भी। कि लोहे का घनत्व क्या है? पानी से अधिक है। कि लोहे का घनत्व क्या है? पानी से अधिक है और पारे से कम होता है भी, इसलिए वो पानी में डूब जाती है भी। तेज हवा वाली यात्री में ओस नहीं बनती क्योंकि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती भी? क्योंकि वाष्पीकरण की दर क्या तेज होती है भी। तेज हवा वाली रात्रि है मतलब जहाँ पे जिस रात को हम तेज वायु चलती है उस रात के ओस नहीं बनती। क्यों नहीं बनती भी? कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। कि वाष्पीकरण की दर क्या तेज होती है भी। ठीक है। दैनिक जीवन में वाष्पीकरण के व्यवहारिक उदाहरण।
कब बरसात के दिनों में वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा में अधिक होने के कारण वाष्पीकरण कम होता है। यही कारण है कि गीले कपड़ों गर्मियों में जल्दी व बरसात में देर से सूखते हैं भी। सुराही में रखा पानी उसके सूक्ष्म छिद्रों से बाहर इसी कारण आता है। सुराही पानी गड्ढे जैसा ही होता है, उसमें क्या सूक्ष्म छिद्रों से पानी क्या बाहर आ जाता है। पंखे के चलने पर हमें शीतलता अनुभव होती है। पंखे के चलने पर हमें क्या शीतलता अनुभव होती है भी, ठंडा महसूस होती है भी। यदि थोड़ी सी ईथर की मात्रा हवे हथेली पर ली जाए तो ये हाथ से उष्मा लेकर वाष्पीकृत हो जाती है, जिसके कारण हथेली को ठंडक महसूस होती है भी। जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्योंकि जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। क्यों फट जाती है अभी, क्यों फट जाती है? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। पानी जमते के पानी का आयतन के बढ़ जाता है, इसलिए पाइप फट जाती है। भाप से हाथ अधिक जलता है। कब भाप और पानी की गर्म भाप से हाथ से अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि कि भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। क्योंकि भाप में क्या गुप्त ऊष्मा होती है जो हाथ को जला देती है, क्योंकि भाप बहुत ज़्यादा गर्म होती है। पानी के उबलने के बाद ही भाप बनती है, इसलिए भाप बहुत अधिक गर्म होती है। भाप में क्या गुप्त ऊष्मा होती है भी, इसलिए हमारा हाथ जल जाता है भी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती है। प्राय तेज आंधी आने पर फूस या टिन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्योंकि क्यों उड़ जाती है भी, क्यों उड़ जाती है भी? छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है। कि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है भी, इसलिए तेज आंधी आने पर फूस की छत की टिन की छत हल्की छतें उड़ जाती है भी। मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, क्योंकि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। क्योंकि पसीना के आर्द्रता के कारण क्या वाष्पित नहीं होता। बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं भी? कि बर्फ के दो टुकड़े हैं, ये बर्फ के दो टुकड़े हैं, इनको चिपकाने पर ये आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं भी? कि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। क्योंकि दाब अधिक होने से क्या बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसलिए बर्फ के दो टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों क्लास अच्छी लग रही है, बर्फ भी बोल रहा हूँ यार। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दो अभी जल्दी से। यार कलर चेंज करके भी बोल देता हूँ मैं, सब्सक्राइब कर दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है। किसी बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है कितना? -12.3 डिग्री फारेनहाइट। किसी बिंदु पर फारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दुगुना होता है -12.3 डिग्री फारेनहाइट। फिर किस तापमान पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? किस ताप पर होता है? किस ताप पर तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है? कि किस तापमान पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है भी? 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व सबसे अधिक होता है भी। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान सबसे अधिक होता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी, रास्ता पुलिस में आया है भी, आरएस में भी आया हुआ है।
तो आप राजस्थान पुलिस या फिर आरएस की या फिर चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करते हैं तो ये क्लास देख लेना अभी जल्दी से। पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित तापमान पर होता है। पानी का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अभी ये पहले भी आया हुआ है, पीसीआई में 2007 में भी ये आया हुआ है अभी कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित तापमान पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है अभी। कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या फ़ारेनहाइट होता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है अभी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है अभी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है अभी। कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है अभी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है अभी। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है अभी। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या 0 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है अभी। ये 2 बार आ गया अभी, ये पहले कॉन्स्टेबल में आया बाद में पीसीए में आया है अभी। एक विशेष 3 दिन समय में चूरू में 48 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सभी रूपों में समान धातु के 2 प्यालों में पानी चूरू में 95 डिग्री सेल्सियस व शिमला में 71 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया था। दोनों में से कौन सा प्याला कमरे के तापमान पर पहले पहुंचता है? कौन सा पहुंचेगा अभी? कौन सा पहुंचेगा? चूरू में रखा प्याला सबसे पहले कमरे के तापमान पर पहुंचेगा भी। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही होगा। क्या वह पाठ्यांक जिसका फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पर दोनों पैमाने पर वही होगा, वह कौन सा भी -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस क्या है फ़ारेनहाइट सेल्सियस दोनों पैमाने पर क्या वही होगा अभी। तो आप दोस्तों आज हमारी क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देना। चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। चलिए आज के लिए इतना ही, लौटेंगे नेक्स्ट क्लास में।